नमस्कार, खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। सीएम पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने एमबी इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित सहकारिता मेले का विधिवत उद्घाटन किया। इस मेले का ही बता दें कि थीम था सहकारिता से पर्यटन विकास। ये बता दें आपको कि सीएम के ही पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मेले के शुभारंभ के बाद ही मुख्यमंत्री धामी ने कई विभागों और इसके साथ ही महिला स्वयं सहायता समूह और स्थानीय उत्पादों से जुड़े स्टॉलों का निरीक्षण किया। उन्होंने उत्तराखंड के पारंपरिक खाद्य पदार्थों और इसके साथ ही हस्तशिल्प, होम स्टे मॉडल और इको टूरिज्म और फल उत्पादन से जुड़े मुद्दे जो थे उसको लेकर उत्पादनों पर ही विशेष रुचि भी दिखाई है। सरकार में दर्जा मंत्री आदरणीय सुरेश भट्ट जी, अनिल डब्बू जी, दिनेश आर्या जी, शंकर कोरंगा जी, नवीन बोरा जी, शांति मेहरा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री राजेंद्र बिष्ट जी, हमारे पदाधिकारी श्री कौस्तुभानंद जी, जोगेंद्र पाल जी, प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा श्री महेंद्र नेगी जी, प्रदेश महामंत्री युवा मोर्चा श्री दीपेंद्र कोश्यारी जी, साकेत अग्रवाल जी, विनीत जी, प्रदीप जनोटी जी, यहाँ के जिलाधिकारी श्री ललित रायल जी, एसएसपी मंजूनाथ जी, रंजन बरगली जी और दूसरे महामंत्री विनीत जी अग्रवाल जी और सभी हमारे मंचासीन सभी हो गए। कोई छूटा तो नहीं? कोई पर्चे में कई बार वो फिर वहां देख रहे हैं। एक बार हाथ उठा दो यार तुम लोग सब। बहुत दूर दूर तक डाल दिया इन्होंने, पूरे देश में फैला दिया पिछली बार। और मैंने तो बहुत आराम से ऐसे कर दिया था और तुम लोगों ने की। तो हमारे सभी आए हुए सभी बड़े बुजुर्ग, सभी मेरी माताएं बहनें, सभी हमारे युवा नौजवान साथियों, हमारे विद्यालयों के आए हुए छात्र छात्राएं, विभिन्न स्वयं सहायता समूह से आई हुई सभी हमारी बहनें, विभिन्न उत्पाद का उत्पादन करने वाले स्थानीय उत्पादक, अनेक स्थानों से आए हुए जो अपना इस प्रदर्शनी में भाग ले रहे हैं, जिनके अनेक स्टॉल यहां पर लगाए गए हैं, और मीडिया के सभी हमारे मित्र, मैं आप सभी का आज इस सहकारिता मेले के इस शुभ अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और मुझे भी, मेरा भी सौभाग्य है कि मेले के माध्यम से आप सभी से विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले सभी भाइयों और बहनों से यहां पर उन सभी से आज मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और जैसा कि मुझे बताया गया है, सहकारिता से पर्यटन विकास, इस थीम पर आयोजित इस 7 दिवसीय मेले में हमारी विभिन्न सहकारिता समितियां, स्वयं सहायता समूह और किसानों भाई बहनों के उत्पादों को प्रदर्शित करने का एक ये मंच है। इसके साथ ही सहकारिता के माध्यम से पर्यटन विकास को नई दिशा देना, इको आतिथ्य, इको पर्यटन, होम स्टे संचालन, प्रशिक्षण, स्थानीय व्यंजन प्रदर्शनी, फल एवं कृषि उत्पादों के संवर्धन जैसे विभिन्न कार्यक्रमों का इसमें आयोजन किया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये मेला हमारी सहकारिता की भावना को और अधिक मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध होगा और साथ ही पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी एक सशक्त भूमिका निभाएगा। भाइयों बहनों, सहकारिता का सिद्धांत, जैसा अभी अजय भट्ट जी ने भी बताया, मानव समाज का एक प्राचीन सिद्धांत रहा है, जिसने सदैव समाज में सहयोग, एकता और सामूहिक प्रगति को बढ़ावा दिया है। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के और समग्र हित के लिए, कल्याण के लिए काम करता है, तभी असली समृद्धि और स्थायी विकास संभव हो पाता है। और यही हमारी सहकारिता का आधार है। आज के आधुनिक और प्रतिस्पर्धी युग में सहकारिता का महत्व पहले से भी कहीं और अधिक बढ़ गया है। इसी को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2025 को, इस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है, ताकि वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देकर सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। हमारे देश में भी सहकार से समृद्धि के स्वप्न को साकार करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए
एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन करने का निर्णय लिया और आज केंद्रीय सहकारिता एवं गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में ये मंत्रालय देश में सहकारिता के आंदोलन को और अधिक संगठित और भविष्योन्मुखी बनाने की दिशा में अभूतपूर्व तरीके से काम कर रहा है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके सहयोग से हमारी सरकार भी राज्य में सहकारिता को जन जन तक पहुंचाने के लिए कई कदम उठा रही है। इसी का परिणाम है पूरे देश में बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण के कार्य की शुरुआत सबसे पहले कहीं हुई है तो देवभूमि उत्तराखंड में हुई है। आज प्रदेश की 671 सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। ये समितियां अब पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से कार्यरत है, जिससे हमारे किसान भी ऑनलाइन सेवाओं से जुड़कर उन सुविधाओं का लाभ उठा पा रहे हैं। इसके अलावा आज हमारी 24 समितियां जन औषधि केंद्र के रूप में भी काम कर रही है, जहां ग्रामीण जनता को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही हैं। साथ ही 640 समितियों को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में भी विकसित किया गया है। अब ये समितियां केवल ऋण देने तक सीमित नहीं है, बल्कि बीमा, पेंशन, बिजली बिल भुगतान, आधार सेवाओं सहित अनेक डिजिटल सेवाएं भी प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त मुझे बताया गया है कि 13 जिलों की 5,511 समितियों में से 3,838 समितियों का डेटा राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पर भी अपलोड कर दिया गया है। इससे सारी जानकारी हमारे सामने एक पारदर्शी तरीके से हमारे सामने उपलब्ध रहेगी। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने फरवरी 2023 से लेकर अब तक 800 नई पैक्स, 248 नई डेयरी समितियां, 116 मत्स्य समितियां गठित की हैं। उत्तराखंड सहकारी संघ द्वारा मिलेट मिशन योजना के अंतर्गत जहां गत वर्ष किसानों से मंडुआ की खरीद एमएसपी 42.90 यानी कि 42 रुपये 90 पैसे प्रति किलो की दर से की गई थी, वहीं इस वर्ष किसानों को और अधिक लाभ पहुंचाने के लिए मंडुआ की खरीद 48 रुपये 86 पैसे प्रति किलो की दर से की जा रही है। यही नहीं, हमारी सरकार दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के अंतर्गत जहां एक और किसानों और स्वयं सहायता समूह को पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मछली पालन, फूलों की खेती जैसे कृषि कार्यों के लिए 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करा रही है। वहीं सहकारी समितियों के माध्यम से लघु और सीमांत किसानों को 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। सचिवालय में होने वाली इस बैठक में लोक निर्माण विभाग, शिक्षा, आवास और वित्त विभाग समेत अन्य विभागों से जुड़े विषयों पर निर्णय लिए गए। बैठक में कुल 10 प्रस्ताव आए और जिनमें से 7 को मंजूरी दी गई। इस दौरान ही पूर्व मंत्री दिवाकर भट्ट को कैबिनेट ने श्रद्धांजलि दी। 2 मिनट का मौन भी रखा गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री और राजमंत्री आदरणीय स्वर्गीय श्री दिवाकर भट्ट जी के लिए श्रद्धांजलि माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा दी गई और 2 मिनट का मौन भी रखा गया। इसके अलावा जो मुद्दे माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखे गए, उसमें पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तराखंड शासन के द्वारा जो उनका लेखा जोखा है विधानसभा के पटल पर रखने जाने के लिए का प्रस्ताव था, जिसको सहमति प्रदान की गई। जी 2024-25 पृथक से दे भी देंगे आप लोगों को। अभियोजन विभाग उत्तराखंड में अभियोजन संवर्ग के ढांचे का पुनर्गठन पर भी सहमति दी गई है। इसमें जो अभियोजन विभाग में अभियोजन संवर्ग के कुल 142 पद के सापेक्ष सहायक अभियोजन अधिकारी के कुल 91 पद सृजित हैं। वर्तमान में राज्य में स्थापित लगभग 385 न्यायालयों के सापेक्ष वर्तमान में अभियोजकों की संख्या बहुत कम होने के दृष्टिगत न्यायालय में प्रभावी पैरवी माननीय न्यायालय में नहीं हो पा रही थी, तो इन पदों को संशोधित करते हुए अतिरिक्त 46 पद सहायक अभियोजन अधिकारी के स्वीकृत किए गए हैं, जिस पर माननीय मंत्रिमंडल ने अपना अनुमोदन दिया।
ऑल इंडिया गोरखा एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन के ही 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले दिवंगत बैरिस्टर हरि बहादुर गुर्ग की प्रतिमा का ही अनावरण किया है और मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर ही ऑल इंडिया गोरखा एक्स सर्विस और इसके साथ ही वेलफेयर एसोसिएशन की ही स्मारिका का भी विमोचन किया है। इस अवसर पर ही मुख्यमंत्री धामी ने गोरखा समुदाय की राष्ट्रभक्ति और अदम्य साहस की सराहना की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह केवल एक संगठन का उत्सव नहीं बल्कि सदियों से गोरखा सैनिकों द्वारा संजोए गए पराक्रम संपन्न और गौरवशाली परंपरा का उत्सव है। सरकार द्वारा ऑल इंडिया गोरखा एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन एगवा को ऑल इंडिया स्टेटस प्रदान किया जाना इस पूरे समुदाय की प्रतिष्ठा और उनका योगदान और उनके द्वारा जो राष्ट्र के लिए कार्य किया गया है उसका सम्मान है। भाइयों बहनों, ये संस्था भारतीय मूल के गोरखा भारतीय सैनिकों के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विशेष रूप से बनाई गई, जिससे कि अंग्रेजों द्वारा लौटाई गई राशि और सहायता वास्तव में सभी जो लाभार्थी हैं, जरूरतमंद हैं, उनको मिल सके। और मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 75 वर्षों में इस संस्था ने ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ और पूरे समर्पण के साथ अपनी भूमिका निभाई है। आज विभिन्न राज्यों में बसे लाखों हमारे गोरखा भूतपूर्व सैनिक, वीर नारियां एवं उनके आश्रित इस संस्था के माध्यम से जुड़े हुए हैं, लाभान्वित हो रहे हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है। इस संस्था की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। यह संस्था केवल भूतपूर्व सैनिकों के लिए ही नहीं बल्कि समाज के प्रत्येक युवा के लिए भी एक अवसर उपलब्ध कराने का काम करती है, उनको सही मंच उपलब्ध कराने का काम करती है, जरूरतमंद को सहायता करती है। पिछले अनेक वर्षों के द्वारा एगवा द्वारा पूरे भारत में निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें गोरखा समुदाय के साथ साथ अन्य युवाओं को भी सम्मिलित किया जा रहा है। आज कौशल विकास सरकार की प्राथमिकता है। स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में पहली बार प्रचलन में आया है और आपका यह प्रयास देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। भाइयों बहनों, गोरखा समाज हमारी संस्कृति से जितना प्रेम करता है उतना ही मातृभूमि की रक्षा के लिए भी समर्पित है। गोरखाओं के अदम्य साहस और वीरता की गाथाएं इतिहास के पन्नों में अंकित हैं और कहा जाता है जिस मैदान में गोरखा टिक गए वहां दुश्मन कभी टिक नहीं सकता है। देहरादून के पुलिस लाइन में संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभागियों को संविधान की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी और नागरिक मौजूद रहे। इस दौरान ही मुख्यमंत्री धामी ने सभी को संविधान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इसे पूरे देश में एक गर्व के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि शासन प्रशासन में सभी गैर जरूरी प्रक्रियाओं को समाप्त किया जा रहा है ताकि कार्य व्यवस्था अधिक पारदर्शी और प्रभावी बन सके। सीएम धामी ने यह भी कहा कि राज्य और देश में न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को समय पर न्याय मिल सके। महत्वपूर्ण स्तंभ है जो सत्य को प्रतिष्ठित करने और न्याय की प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाने का कार्य करती है। माननीय न्यायालयों के निर्णय निस्संदेह निष्पक्ष होते हैं, परंतु न्यायालय के समक्ष सत्य को उसके वास्तविक स्वरूप में पहुंचाने और उसे प्रमाणों व तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण दायित्व आप सभी हमारे अभियोजक गणों के कंधों पर ही होता है। आप सभी के अथक प्रयासों के कारण ही देश के नागरिक न्यायपालिका को विश्वास, सुरक्षा और उम्मीद के सर्वोच्च प्रतीक के रूप में देखते हैं। अनेक घोर अंधकार निराशा में भी उनको कहीं
प्रकाश दिखाई देता है, आशा दिखाई देता है, तो आप सब प्रवियों के कारण जो तमाम प्रकार की पैरवियां की जाती हैं, तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं, तथ्य रखे जाते हैं, वह उसका एक बड़ा कारण होता है। मुझे प्रसन्नता है कि आप सभी पूरी निष्ठा के साथ परिश्रम से न्यायालयों में सरकार का प्रभावी रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं। भाइयों बहनों, 26 नवंबर 1949 का दिन भारत के इतिहास में सदैव एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज रहेगा, क्योंकि इस दिन भारत की संविधान सभा ने भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से स्वीकार किया था। 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत 1979 में प्रख्यात विधिवेत्ता स्वर्गीय डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी के प्रयासों और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि समस्त देशवासी संविधान सभा के उन सभी महापुरुषों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें जिन्होंने इस महान संविधान के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया। परंतु वर्ष 2015 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में एक राष्ट्रीय पर्व की भांति मनाने का निर्णय लेकर हमारे सभी संविधान निर्माताओं को सच्ची श्रद्धांजलि देने का कार्य किया गया। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी न्याय व्यवस्था को आधुनिक, सशक्त, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाने के लिए भी अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुलामी की मानसिकता वाले विभिन्न जो गैर जरूरी और अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानूनों को हटाकर वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू करने का ऐतिहासिक कार्य किया है। आज देश में सभी नागरिकों को सुलभ, सरल और समयबद्ध न्याय व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स, महिला एवं बाल अपराधों के लिए त्वरित न्याय तंत्र, मीडिएशन बिल, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई और डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम जैसी पहलें न्याय व्यवस्था को और पारदर्शी, तीव्र और सुगम बनाने की दिशा में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही हैं। आज न्यायालयों में तकनीकी के प्रभावी उपयोग ने न केवल समय की बचत की है, बल्कि प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और प्रभावी बनाया है। साथ ही नए कानूनों के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को भी सबूत के रूप में मान्यता प्रदान की है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर उत्तराखंड में कई रेल परियोजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में विशेष रूप से रामनगर रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण को लेकर महत्वपूर्ण बातचीत हुई। बता दें कि रेल मंत्री ने रामनगर स्टेशन को पारंपरिक पहाड़ी शैली में विकसित करने की योजना को मंजूरी दे दी है। स्टेशन का स्वरूप स्थानीय पहाड़ी स्थापत्य कला को ही ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा और जिससे ये पर्यटन और यात्रियों दोनों के लिए अधिक आकर्षण बनेगा। सांसद बलूनी और रेल मंत्री के बीच नई रेल सेवाओं के संचालन को लेकर भी गंभीर चर्चा हुई है। आपको बताते चले कि प्रस्तावित नई ट्रेनों, समय सारणी और रूट विस्तार से संबंधित जानकारी विभाग जल्द ही औपचारिक रूप से भी जारी करने वाला है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के अग्रणी और संघर्षशील सिपाही दिवाकर भट्ट पंचतत्व में विलीन हो गए। हरिद्वार में उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया। शमशान घाट पर हजारों लोग उपस्थित थे, जहां भावुक माहौल में दिवाकर भट्ट को मुखाग्नि दी गई है। दिवाकर भट्ट उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से शामिल रहे हैं। उनके योगदान को आज भी पूरे राज्य में सम्मान के साथ याद किया जाता है। उनके अंतिम दर्शन के लिए आमजन के साथ साथ कई विभाग, संगठन और प्रतिनिधि भी बड़ी संख्या में पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिवाकर भट्ट के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, एसएसपी परमेंद्र सिंह ढोबाल सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भी शमशान घाट पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं।
हरिद्वार में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने लंबित मांगों को लेकर विकास भवन के पास प्रदेश स्तरीय अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार से लिखित और ठोस आश्वासन मिलने तक ही आंदोलन जारी रहेगा। उत्तराखंड आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के बैनर तले हो रहे इस आंदोलन को कांग्रेस नेता और इसके साथ ही पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत का समर्थन भी मिला है। धरने में पहुंचे रावत ने कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग जायज है। उन्होंने धामी सरकार से तुरंत संज्ञान लेने की भी अपील की है। अरे लखनऊ था तो हम सोचे थे यार उत्तराखंड के हरिद्वार से लखनऊ कहाँ आवाज जाएगी, पौड़ी से चमोली से कहाँ आवाज जाएगी, पिथौरागढ़ से कहाँ आवाज जाएगी। आज देहरादून में सरकार बैठी है और आज हम अपने इन छोटे कर्मचारियों की समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। इनको आज इतने दिन हो गए धरने पे बैठे हुए। अरे कुछ चीजें राजनीति से ऊपर उठ के होनी चाहिए। क्या धामी को नहीं लग रहा कि 9,000 में कैसे कोई परिवार अपने बच्चों को पालेगा, कोई कर्मचारी? क्या धामी को नहीं लग रहा है? आनंद बर्धन को नहीं लग रहा, पर मुख्य सचिव को, बघोली को नहीं लग रहा है जो प्रमुख सचिव, उसको तो मिल रही 3 लाख से ऊपर तनख्वाह, उसे गाड़ी घोड़ा कुछ। अरे ठीक है, ये आईएएस नहीं बन पाए, लेकिन इनका योगदान कम थोड़ी है। एक आईएएस का उतना योगदान नहीं है जितना इन आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं का योगदान है। तो इसलिए इनकी मांगे जायज है। अगर ये 24,000 मांग रही हैं, रिटायरमेंट होने पे राजकीय कर्मचारी घोषित करने की मांग कर रही है, तो क्या गलत कर रही है भाई? पद सृजित करो और इनको वो करो। नहीं थे पद तो तुमने इनको काम पे क्यों लगाया? इसलिए आज मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में हरिद्वार की पवित्र हर की पेड़ी क्षेत्र में अवैध कब्जों और वसूली का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। दुकान मालिक सोनल गर्ग ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनकी दुकान पर पूर्व बीजेपी पार्षद कन्हैया खेवड़िया और उनकी पत्नी, जो वर्तमान में पार्षद है, उनके समर्थन में एक व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर रखा है। सोनल गर्ग का दावा है कि ये दुकान उन्हें वर्ष 1985 में नगर निगम द्वारा विधिवत आवंटित की गई थी, लेकिन पार्षद प्रतिपक्ष दबंगई के बल पर दुकान पर कब्जा जमाना चाहता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि हर की पेड़ी पर ही लंबे समय से अवैध वसूली और कब्जों का नेटवर्क सक्रिय है, जिसकी शिकायतें बार बार सामने आती रही हैं। हमें एक एप्लीकेशन मिली थी, तो उसमें एक अवैध अतिक्रमण के बारे में बताया गया था। तो मैं परसों भी गया था देखने के मौके पे। तो उनसे उनके कागजात के लिए बोला गया था, कागजात सबमिट करा देना करनी हमें, और जैसे कि वो आज तक करा नहीं पाए, अभी भी उन्होंने सबमिट नहीं कराए हैं। तो इसमें अब हम सोच रहे हैं एक टीम गठित कर लेंगे जांच के लिए, और मैं संपत्ति विभाग में भेज दूंगा रिकमेंड करके कि इसमें एक जांच की जाए। उसमें हमारे संपत्ति विभाग से हो जाएंगे और पटवारी जी हो जाएंगे, वो मौके पे देख लेंगे नक्शे के हिसाब से कितना इनका डायमेंशन है दुकान की। सबसे जो रिपोर्ट होगी, अगर रिपोर्ट में अवैध मिलते हैं, अतिक्रमण करे हुए मिलते हैं, तो उनके नाम हम पुलिस विभाग को दे देंगे, उनको हटाने के लिए वहां से। आने वाले भविष्य में ऐसी क्या कार्रवाई करें? फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद।